Hello friends, welcome to Octopus Classes. Subscribe my channel and press bell icon for get video notification, and also like, comment and share my video with your friends. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम इनइक्वालिटी की, यानी कि असमता की। और असमता के इस वीडियो में हम लेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ करेंगे क्वेश्चन। इनइक्वालिटी क्या होती है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ये टॉपिक आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनइक्वालिटी होती क्या है। तो देखिए, इनइक्वालिटी में क्या करता है कि दो संख्याएं दी जाती, दो पद भी हो सकते हैं, उनको एक शर्त के आधार पे उनकी तुलना की जाती है। एक कंडीशन देगा और उस कंडीशन पे हमें बताना होगा कि ये सही बैठता है या नहीं बैठता। और जो कंडीशन देगा वो कुछ इस तरह की होगी, जैसे यहाँ पर दे रखा है ए बड़ा है बी से, तो इसमें बी कुछ भी हो सकता है और ए कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ए बड़ा ही रहेगा बी से। इसी तरीके से हमें वो ये भी दे सकता है, अब इसमें बी बड़ा है तो बी हमेशा बड़ा रहेगा, चाहे वैल्यू कुछ भी हो इनकी। तो जो इन इक्वलिटी की शर्त होती है वो इन्हीं सिंबल्स पे, यानी इन्हीं चिन्हों पे आधारित होती है। और इन इक्वलिटी की हमेशा 5 तरह की शर्त हो सकती है, यानी 5 तरह से वो तुलना कर सकता है, हमसे 5 तरीके से तुलनाएं पूछ सकता है। वो पांचों की पांचों हमें पता होनी चाहिए। और ये जो तुलना होती है, ये गणितीय चिन्ह जो कि अभी हमने देखे हैं ये दोनों, इसके अलावा संकेतों के रूप में हो सकती है या अक्षरों के रूप में हो सकती है। अगर उसने हमें संकेतों के रूप में या अक्षरों के रूप में दिया है तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हमें आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन इक्वालिटी को वो हमें कुछ इस तरीके से भी दे सकता है, जिसमें उसने संकेतों का और अक्षरों का यूज किया हो। अब देखिए, जब दो संख्याओं के बीच में हम तुलना कैसे करेंगे, तो जब भी हमसे बोला जाए कि ए बी से बड़ा है, जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो पढ़ना इस तरीके से कि पढ़ते ही आपके दिमाग में एकदम क्लियर तस्वीर बन जाए कि क्या कहना चाहता है। ए बी से बड़ा है, तो उसको कैसे बनाओगे, कुछ इस तरीके से। ये जो निशान है, इसमें जो खुला हुआ मुंह है इधर की तरफ, ये बड़े होने को दिखाता है। तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हो, ए बी से बड़ा है। या आप इसको इस तरीके से बना सकते हो, बी छोटा है ए से। इन दोनों का मतलब एक ही है। यहां पर भी ए बड़ा रहेगा और इस दूसरे वाले में भी ए हमेशा बड़ा रहेगा। और इसी तरीके से अगर हमें वो क्वेश्चन में कहता है ए बी से छोटा है, तो उसको कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से, ए बी से छोटा है। या फिर हम लिख सकते हैं बी बड़ा है ए से। और इसके अलावा वो हमें क्वेश्चन में दे सकता है ए बी के बराबर है, तो इसे कैसे लिखेंगे, ए बराबर बी, ए इक्वल बी। या फिर हम इसको लिख सकते हैं बी इक्वल ए, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, अब इसके बाद वो हमें और क्वेश्चन में क्या दे सकता है, ए बी के या तो बराबर है या छोटा है। तो इस लाइन को पढ़ के हम क्या समझे कि ए बी के बराबर हो सकता है या बी से छोटा हो सकता है। इसका मतलब किसी भी कंडीशन में ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं हो सकती, या तो बराबर रहेगी या छोटी रहेगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से, ए छोटा है या बराबर है बी से। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बड़ा है या बराबर है ए के। इन दोनों ही कंडीशंस में ए बी से बड़ा नहीं हो सकता। इसी चीज को वो हमें एक तरीके से और पूछ सकता है, ए बी के या तो बराबर है या बड़ा है, यानी ए बी के बराबर है या उससे बड़ा है, बी से छोटा नहीं हो सकता। तो इसको कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से, ए बड़ा है या बराबर है बी के, या बी छोटा है या बराबर है ए से। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में बी बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये जो 5 कंडीशन दे रखी है, यही है वो पांचों तुलनाएं। इन पांचों कंडीशंस को आपको दिमाग में बिठा लेना है, आपको समझ लेना है। अगर आपने इन पांचों को समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर वो कभी नकारात्मक शर्त देता है तो उसके आधार पे हम तुलना कैसे करेंगे और उसको कैसे लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे उसने दिया है कि ए बी से छोटा नहीं है। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको कैसे लिखोगे, ए बी से छोटा नहीं है, यानी ए बी के बराबर भी हो सकता है और बी से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बी से छोटा नहीं है।
तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, a b से बड़ा है या बराबर है लेकिन b से छोटा नहीं है। और ये जो हमारे पास आया है इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से, यानी b छोटा है या बराबर है a के। और इसके अलावा वो हमको कह सकता है a b से बड़ा नहीं है, यहाँ पे छोटा था और यहाँ बड़ा आ रहा है, तो a b से बड़ा नहीं है यानी छोटा हो सकता है और बराबर हो सकता है। तो a छोटा है b से या बराबर है, इसी तरीके से b बड़ा है या बराबर है a के। ठीक है। और एक आखिरी कंडीशन जो हमें वो दे सकता है क्या होगी, a b के बराबर नहीं है। तो इससे हम क्या समझे, a b से छोटा भी हो सकता है, a b से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बराबर नहीं हो सकता। तो इसको आप कैसे लिखोगे, a बड़ा है b से या a छोटा है b से लेकिन बराबर नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये थी कुछ तुलनाएं जिनके आधार पे हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करते समय आपको ये सारी तुलनाएं आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर किसी में भी थोड़ा सा डाउट है तो क्वेश्चन का गलत होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आगे चलें। तो अब देखो, जब हमने तुलनाएं सीख ली है तो जब वो हमें 2 से ज्यादा तुलनाएं देगा तो उसे हम आपस में मिला के एक पूरी कंप्लीट तुलना बनाएंगे, यानी पूरी एक कंडीशन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उनको आपस में मिलाएंगे कैसे, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो देखो, 2 या 2 से अधिक पद को हम तभी आपस में मिला सकते हैं जब उनमें कोई कॉमन पद हो, यानी कोई कॉमन संख्या होगी, तभी हम उनको आपस में मिला सकते हैं, तभी उनका कोई रिजल्ट बनेगा, अन्यथा उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है a बड़ा है b से, ठीक है, और उसने दे रखा है कि b बड़ा है c से। तो जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, ABC को एक साथ लेके आएंगे तो क्या बनेगा। तो देखो, यहाँ पर ये संख्या कॉमन है, यानी ये जो पद दे रखा है ये कॉमन है। ऐसे 2 या 2 से अधिक पदों में एक का कॉमन होना बहुत जरूरी है, तभी इन पदों को आपस में मिलाया जा सकता है। अगर कॉमन नहीं है तो आप सीधे लिख देना नो रिजल्ट। ठीक है। तो इसका फाइनल क्या हो जाएगा, तो देखो a बड़ा है b से और b बड़ा है किससे, c से। ठीक है। तो इसको आपस में मिलाओगे तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा, यानी a बड़ा है b से और b बड़ा है c से। इन दोनों को जोड़ के आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर कह रहा है a छोटा है b से और a बराबर है या बड़ा है c से, तो इसमें कॉमन कौन सा है, ये देखो a यहाँ पर है और a यहाँ पर है। आप इसको आधार मान के इन दोनों को आपस में मिलाएंगे। तो जैसे ये a है तो a से बड़ा कौन है, b, तो बड़ा का निशान हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, और b यहाँ पे लिख सकते हैं हम इस कंडीशन को। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, b बड़ा है a से और a बड़ा है या बराबर है c के। ठीक है, चलो तो देखो अब आगे क्या दे रहा है, a बड़ा है या बराबर है b से और c बड़ा है या बराबर है a के। तो इन दोनों को हम मिलाएंगे तो कॉमन कौन सा है, ये a। ठीक है, तो देखो a बड़ा है b से, तो ये निशान यहाँ पे आ सकता है इस तरीके से, और b फिर यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम मिला के एक बना देंगे। तो हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, c बड़ा है या बराबर a के और a बड़ा है या बराबर है b के। आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है a बड़ा है b से और b बड़ा है c से, तो देखो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, b। अब जब कॉमन हो चुका है तो आप बता सकते हो कि देखो b से बड़ा a है और b से बड़ा c है यहाँ पे, तो इनका कोई संयोजन नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों ही संख्या b से बड़ी है और जब तक इनकी वैल्यू हमें पता नहीं हो तो हम ये बता नहीं सकते कि इन दोनों में से यानी a और c का रिश्ता क्या है, इसलिए ये संयोजन नहीं हो पाएगा। तो देखो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि a बराबर है या छोटा है b से और c बराबर है या बड़ा है b के, तो कॉमन क्या हो गया इसमें, b। ठीक है, ये b है तो ये b किससे बड़ा है, a से। ठीक है, तो a को आप यहाँ रख दो, तो ये संयोजन कुछ इस तरीके का बनेगा, c बड़ा है बराबर b के और b बड़ा है या बराबर है a से। तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करने के लिए आपको ये संयोजन करना आना चाहिए। इन संयोजन पे जितनी आपकी ज्यादा पकड़ होगी, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन उतने जल्दी आपसे सॉल्व होंगे। तो जितना हो सके ये संयोजन होता है, इस पे आप प्रैक्टिस करें। तो अब हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए, संयोजन भी देख लिया है। तो अब इन कॉन्सेप्ट को और इस संयोजन को क्वेश्चन में लगाते हैं और उनके आंसर निकालते हैं।
ताकि आपको और समझ में आ जाए कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि P बड़ा है Q से और Q छोटा है R से, तो Q के बारे में क्या कहा जा सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये इसने बोला है निश्चित रूप से, तो निश्चित रूप से हम वही चीज़ बोलेंगे जो फिक्स हो। अगर संभावना होगी तो वो यहाँ पर गलत होगी, अगर पॉसिबिलिटी आती है तो वो इस जगह गलत होगी। तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो चलिए इन दोनों को आपस में मिलाते हैं। इस Q को अगर हम कॉमन ले लें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। अब इसको आप पढ़ लो और ऑप्शंस में चेक करते जाओ कौन सा आ रहा है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि Q P और R से छोटा है, तो P से छोटा तो हमें दिख रहा है यहाँ पे पहले वाले में, लेकिन R से छोटा है ये हम क्लियर नहीं कह सकते, संभावना है क्योंकि यहाँ पे बराबर का निशान भी दे रखा है। Q जो है वो या तो R के बराबर है या R से छोटा है, हम ये क्लियर नहीं कह सकते कि Q R से छोटा है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है क्योंकि ये संभावना है एक। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है कि R Q और P से बड़ा है, तो देखो Q से बड़ा तो R हो सकता है और P से बड़ा भी R हो सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि उसने P और R का कोई संबंध नहीं बताया। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर C, Q P से छोटा है। जो Q P से छोटा है वो यहाँ पर एकदम क्लियर दिख रहा है कि Q P से छोटा है, तो ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अब ऑप्शन नंबर D को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर D कह रहा है हमसे R Q से बड़ा है, तो R जो है वो बड़ा है लेकिन बराबर भी हो सकता है, यानी संभावना है इसमें। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, Q P से छोटा है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि S बड़ा है T से और V बराबर है T के, तो S के बारे में निश्चित रूप से क्या कहा जा सकता है। ये ध्यान रखना क्या पूछा है इसने, S के बारे में निश्चित रूप से क्या कहा जा सकता है। तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब हम इसका संयोजन कर लेते हैं। तो T के बराबर है V, तो T के बराबर है V, अगर हम यहाँ पर बराबर रख दें तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, सेटिस्फाई होती है अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें तो। ठीक है, तो इसका संयोजन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अब ऑप्शन पढ़ते जाएंगे और हमारा आंसर चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर A क्या कह रहा है, T S और V से छोटा है। जो T है वो V से छोटा नहीं है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर B कह रहा है कि T V और S से बड़ा है, यानी T जो है वो V से बड़ा नहीं है, V के बराबर है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर B हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर C कह रहा है कि T V से छोटा है। जो T है वो V से छोटा नहीं है, इसके बराबर है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर C भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर D कह रहा है कि V S से बड़ा है। जो V S से बड़ा नहीं, छोटा होना चाहिए, इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि A बड़ा है B से, C छोटा है B से और C बराबर है D के, तो A के बारे में निश्चित रूप से क्या कहा जा सकता है। ठीक है, ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो अब हम इसका संयोजन कर लेते हैं। तो देखो पहले वाले में B है, दूसरे वाले में B है और B बड़ा है किससे, C से। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो इस तरीके से आ जाएगा ये C, और C बराबर कितना हो जाएगा, D। तो ये कुछ इस तरीके का संयोजन बन जाएगा हमसे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, कुछ इस तरीके से। अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर A कह रहा है A B और C से छोटा है, तो देखो A जो है वो B और C से छोटा नहीं, बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर A गलत है। A B और D से बड़ा है, तो B और D से निश्चित रूप से बड़ा है, तो ये एकदम सही है। ऑप्शन नंबर C क्या कह रहा है, A D से छोटा है, तो A जो है वो D से छोटा नहीं है, A D से बड़ा है, इसका मतलब ये गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर D कह रहा है कि B A से बड़ा है, तो B A से बड़ा नहीं है, तो देखो यहाँ पे B A से बड़ा नहीं, B A से छोटा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर D भी हमारा गलत हो जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, A B और D से बड़ा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है Q बराबर है या बड़ा है P से, R बराबर है S के, Q छोटा है R से, तो निश्चित रूप से क्या कहा जा सकता है। तो इसमें अब इसने कोई लेटर नहीं दे रखा कि उस लेटर के बारे में हमें फिक्स क्या कहना है। जो कंडीशन दे रखी है ये सारी, इनमें से कौन सी सही है ये हमें पता लगानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं। तो अगर आपने अब तक का वीडियो सही ढंग से देखा है, समझा है, तो आप इसका आंसर तुरंत बता सकते हो।
जल्दी से आप मुझे कमेंट्स करके बताओ कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले किसका सही आंसर आता है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम सबसे आसान तरीका वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में बताऊंगा, और इस क्वेश्चन को भी मैं आप नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में समझाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है बहुत ही आसान तरीके से। अगर वो तरीका आपके दिमाग में बैठ जाता है, आप सीख लेते हो, इनइक्वालिटी का कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे बैंक पीओ के हार्ड लेवल के क्वेश्चन हो, अगर वो आप सीख लेते हो उस तरीके को, तो कोई सा भी क्वेश्चन हो आप उसको 10 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हो। देखिए पिछले वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वो ये था और ये इसके ऑप्शंस थे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या था और इसको जल्दी कैसे सॉल्व करना था। तो जब आप इन तीनों कंडीशंस को आपस में मिला दोगे तो देखो सबसे पहले कैसे मिलाओगे, इस आर को मिलाओगे आप। आर बराबर एस है, तो ये आर बड़ा है किससे, क्यू से। तो जब आप इन तीनों को आपस में मिला दोगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, ये। ठीक है, इसमें देखो S बराबर R है जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और Q छोटा है R से यानी R बड़ा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और फिर यहाँ पर Q बड़ा है P से तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। अब इसको देखकर आपको आंसर बताना था। तो देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए, Q P से छोटा है, तो Q जो है वो P से छोटा नहीं है, P से बड़ा है या बराबर है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। R S और Q से बड़ा है, R जो है वो S और Q से बड़ा नहीं है। P सबसे छोटा है, तो P सबसे छोटा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। S सबसे बड़ा है, तो S सबसे बड़ा हो सकता है लेकिन ये R के बराबर है, इसका मतलब हम कह नहीं सकते कि R होगा या S होगा, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो देखो Q जो है वो R से छोटा है, R के बराबर है S, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो Q है वो निश्चित रूप से S से छोटा ही रहेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई, Q S से छोटा है। ठीक है, तो देखो पिछले वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक नया तरीका सिखाऊंगा। वो तरीका सीखने के बाद में आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप 10 सेकंड लेते हैं मैक्सिमम, अगर वो तरीका आपके दिमाग में फिट बैठ जाता है तो देखिए वो तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू। तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू क्या कहता है कि जैसे मान लो मेरे पास है 0, ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इससे बड़ी संख्या चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, 1 नंबर लिख सकते हो आप। और मैं कहूं और बड़ी संख्या चाहिए तो फिर आप लिखोगे 2 नंबर। ठीक है, अच्छा अगर मैं कहता हूं कि इससे छोटा नंबर चाहिए 0 से, तो फिर आप मुझे क्या बताओगे, -1। और छोटा नंबर चाहिए -2, इसी तरीके से घटते क्रम में। और अगर बड़ा चाहिए तो 1 2 3 4 5, इसी तरीके से बढ़ते क्रम में। यही है कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर ये संख्या आपको मालूम चल गई कि कैसे आगे बढ़ रही है और कैसे पीछे जा रही है, तो देखो इसको हम कैसे काम में लेंगे। अभी जो हमने ये अरेंजमेंट बनाया है, इस अरेंजमेंट में से कहीं से भी आप शुरू हो सकते हो। जैसे मान लो मैं Q से स्टार्ट होता हूँ, अगर मैं Q पे 1 नंबर रखता हूँ तो ये R इससे बड़ा होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 नंबर। और S इसके बराबर होना चाहिए, इसका मतलब ये भी 2 नंबर। अब Q से ये बराबर होना चाहिए तो 1 नंबर लेकिन छोटा भी होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ 2 नंबर आ सकते हैं, 1 और 0। ठीक है, ऐसे आप इनकी वैल्यू रख दो यहाँ पे और इसको देख के फिर आप यहाँ पे आंसर लगा दो। तो देखो नंबर से आप कैसे निकालोगे, Q P से छोटा है, तो देखो Q की वैल्यू 1 है और P की वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये संभावना है। और इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी संभावना हो जिसमें निश्चित रूप से क्या रखा हो, संभावना को हमेशा गलत माना जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं था। सेकंड ऑप्शन, S और Q से बड़ा R होना चाहिए, यानी R S और Q से बड़ा है, तो देखो S और Q यानी 2 नंबर और 1 नंबर से बड़ा ये नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन हमारा ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी में देखो P सबसे छोटा है, तो P सबसे छोटा हो सकता है अगर इसकी वैल्यू 0 हो, लेकिन यहाँ पर 2 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये एक संभावना है और संभावना हमेशा गलत रहती है। अब देखो ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि S सबसे बड़ा है, तो आप देख के बता सकते हो कि S सबसे बड़ा नहीं है, R भी हो सकता है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर ई देखो Q S से छोटा है, तो देखो Q की वैल्यू कितनी है, 1, और S की वैल्यू कितनी है, 2, तो आप कह सकते हो कि निश्चित रूप से Q जो है वो S से छोटा है, तो आप इसको आंसर लगा सकते हो। तो जब आप इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू यानी इस तरीके से वैल्यू रख कर करते हो, तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपको ये जो अरेंजमेंट है ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको बिना बनाए ही सॉल्व कर सकते हो, यहीं पर ही सीधा। आपको तीनों को मिला के एक बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कैसे, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। ठीक है,
तो चलिए आज के क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और इसमें से हमें बताना है कि कौन सा एकदम सही है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको एक बार नीचे लिख लेते हैं। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ढंग से समझ में आ जाए इसलिए हम इसको एक बार नीचे लिख लेते हैं और इस पे वैल्यू लगाते हैं। तो वैल्यू आप कहीं से भी लिखना शुरू कर दो। तो जैसे मान लो अगर मैं एस से शुरू करता हूँ, तो एस को अगर मैं 1 मान लेता हूँ तो एस से बड़ा होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2, और जी और ये बराबर होने चाहिए, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों बराबर होने चाहिए। अब जो ई है वो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर इस ई की 2 वैल्यू आएगी। कौन सी? जो इसके बराबर करती हो, यानी कि यहाँ पर 2 भी आ सकता है, और कौन सा आ सकता है, इससे छोटा यानी 1 आ सकता है। यहाँ पर 2 वैल्यू आ सकती है। चलो ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो एस बड़ा है क्या ई से? तो देखो एस जो है वो ई से बड़ा नहीं है। ठीक है, बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर वही होगा जो एक्यूरेट सही ऑप्शन दे रहा होगा। अब ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ई छोटा है या बराबर है एस से। तो एस से ई छोटा नहीं है, बराबर हो सकता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर नहीं होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि एच छोटा है या बराबर है ई से। तो आप देख के बता सकते हो कि एच इसके बराबर है लेकिन इससे छोटा नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो जी है वो एस से बड़ा है क्या? तो यहाँ पर आप देख के बता सकते हो कि जी है वो एस से बड़ा है। ये आप निश्चित रूप से कह सकते हो कि जी एस से बड़ा है, क्योंकि जी 2 है और यहाँ पर ये 1 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इनकी वैल्यू रख के तुरंत आंसर निकाल सकते हो बिना संयोजन किए। लेकिन इसके लिए इस तरीके को आपको सीखना पड़ेगा, इस तरीके में मास्टर होना पड़ेगा। इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे कहाँ पर मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये रहा और ये इसके ऑप्शंस रहे। अब इसको भी हम एक बार नीचे लिख लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं वैल्यू रख के। तो कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ। तो जैसे मान लो यहाँ से हम रख लेते हैं तो 1 वैल्यू, और W इसके बराबर होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये भी 1 हो जाएगा। अब Q है, इससे छोटा होना चाहिए, तो 1 से छोटा कितना होगा? 0। ठीक है, अब यहाँ पर P कह रहा है इसके बराबर, तो ये 0 भी हो सकता है और इससे भी छोटा हो सकता है, यानी कि -1। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी वैल्यू जमाओ। अब आप इसको ऑप्शंस में देख के सॉल्व कर लो। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? Q जो है वो छोटा है या बराबर है L से। तो Q जो है वो छोटा है लेकिन बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। तो देखो ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि P बड़ा है या बराबर है W से। तो देखो P जो है वो W से बड़ा है, बिल्कुल नहीं है, और बराबर भी नहीं है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि L P से बड़ा है क्या? तो अब आप देख के बताओ कि L जो है वो P से बड़ा है या नहीं है। जल्दी से कमेंट्स करके बताओ कि ये L जो है वो P से बड़ा है या नहीं है। तो यहाँ पर L जो है वो P से बड़ा है। देखो अगर 0 रखेगा तो भी ये 1 बड़ा रहेगा, अगर P की वैल्यू -1 होती है तो भी L बड़ा रहेगा। दोनों ही कंडीशन में L बड़ा रहेगा, इसका मतलब ये हमारा आंसर है, ये एक्यूरेट सही है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। P बराबर L, P बराबर L नहीं हो सकता। तो आप देख के बता सकते हो कि P बराबर L यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने यहाँ पर लिया है ये बैंक पीओ के क्वेश्चन है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आपको बैंक पीओ में मिलेंगे ज्यादातर, और इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा कि अभी हमने सीखा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में ये उसने एक स्टेटमेंट दी है और इसके बारे में इसने 2 रिजल्ट दिए हैं। तो आपको देख के बताना है कि दोनों सही है या दोनों गलत है, या एक सही है या एक गलत। ठीक है, इसके ये ऑप्शंस आ गए। अगर इसमें से पहला सही है तो पहले को लगाना है, दूसरा सही है तो दूसरे को लगाना है, दोनों में से एक सही है तो तीसरा लगाना है, दोनों ही गलत है तो ऑप्शन नंबर 4 लगाना है, और अगर दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर 5 लगाना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बैंक पीओ में, चाहे वो SBI का हो चाहे IBPS का हो, आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम एक बार नीचे लिख लेते हैं। अब इसका कोई संयोजन नहीं करना, जैसा अभी हमने सीखा है इसको वैसे ही सॉल्व करना है। तो उसको आप कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ। तो इस पहले वाली वैल्यू को देख लेते हैं। तो जैसे y है तो y को अगर 1 रखते हैं हम तो x कितना हो जाएगा? 2, और z कितना हो जाएगा? इसके बराबर होना चाहिए या इसे छोटा होना चाहिए, तो 1 हो जाएगा या फिर 0 हो जाएगा। ठीक है,
अब दूसरे वाले में आ जाओ y, तो y की वैल्यू हमने क्या रखी 1, तो इसको आप यहाँ 1 लिख लो। अब q कितना होना चाहिए इसके बराबर, तो q हो जाएगा 1, क्योंकि ये दोनों बराबर है इसलिए q की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब तीसरे में आ जाओ x की वैल्यू हमने क्या रखी है 2, ठीक है, और p की वैल्यू क्या होनी चाहिए x से बड़ी, तो कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख ली। अब आप इसके निष्कर्ष को मिला लो। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि z छोटा है p से, यानी p बड़ा है क्या, तो अब आप देख के बताओ p बड़ा है क्या z से। तो देखो p की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू 2 हो सकती है, 0 या 1, दोनों ही कंडीशन में। यानी अगर z को हम 0 रखेंगे तो भी p बड़ा रहेगा और z को अगर 1 रखेंगे तो भी p बड़ा रहेगा। यानी पहला तो हमारा एकदम सही है। दूसरा देखो p बड़ा है क्या q से, तो देखो p कितना है 3 और q कितना है 1, इसका मतलब p बड़ा है q से। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, यानी पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक कर दो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये इसने स्टेटमेंट दी है और ये इसके कंक्लूजन है, यानी ये इसके निष्कर्ष है और यहाँ पर ये इसके ऑप्शन है। तो इसको एक बार नीचे लिख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया आप कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हो। तो जैसे मान लो g है, तो g को अगर हमने 1 कर दिया तो f बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। e इससे बड़ा होना चाहिए तो इसको आप 2 लिख दो। अब d है, इसके बराबर भी हो सकता है तो ये 2 आ गया, और इससे बड़ा हो सकता है तो ये यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो e बराबर कितना है 2, तो ये e बराबर 2 और h बराबर 2 और h से बड़ा यानी कि 3। तो चलिए इसका आंसर देते हैं। आंसर देने से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि जब भी इसमें 2 पॉसिबिलिटीज एक साथ आएंगी तो उनमें से एक हमेशा सही रहेगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखना। जब भी 2 पॉसिबिलिटीज आएगी, यानी कि पहले वाले निष्कर्ष में और दूसरे वाले निष्कर्ष में दोनों में पॉसिबिलिटीज आ रही है, तो दोनों में से एक सही होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बस आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि j बड़ा है d से, तो j कितना है 3, तो देखो d कितना दे रखा है 2 और 3, तो अगर वैल्यू 2 होगी तो ये बड़ा हो जाएगा, अगर वैल्यू 3 होगी तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर वो होगा जो एक्यूरेट आए। अब देखते हैं सेकंड निष्कर्ष। तो देखिए दूसरे निष्कर्ष में क्या कह रहा है, j बड़ा है क्या g से, तो देखो j बराबर है 3 और g बराबर है 1, ये निश्चित रूप से बड़ा है। इसका मतलब हमारा ये कंक्लूजन सही है, यानी निष्कर्ष 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में केवल 2 निष्कर्ष निकलता है, ये वाला, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट ये दे रखा और ये इसके निष्कर्ष दे रखे हैं और ये हमारे ऑप्शंस आ गए। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको एक बार नीचे लिख लेते हैं। तो ये नीचे लिख लिया। अब इसको हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो पहली वाली वैल्यू को ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1 रख दिया। अब r बड़ा होना चाहिए तो r बड़ा हो गया 2, और j इसके बराबर हो सकता है और इससे बड़ा हो सकता है, ठीक है। ये 3 और 2 कोई सी भी वैल्यू आ सकती है यहाँ पे। अब बीच वाले में लेते हैं। तो देखो r बराबर कितना है 2, तो f बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और w को क्या रखोगे, अब f से बड़ा, तो f से बड़ा कितना रखोगे आप, इसको 2 रखोगे, लेकिन ये 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक डेंजर जोन है, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि जब हमने फर्स्ट वीडियो पढ़ा था तो उसमें देखा था जब इस टाइप का कंक्लूजन आता है तो उसमें हम क्या लिखते हैं, संयोजन नहीं हो सकता, ठीक है। ये यहाँ तक का संयोजन सही था, जब आगे इसको और जोड़ना पड़ेगा तो ये आपस में मामला मिक्स हो जाएगा। हमें ये पता नहीं है कि W जो है वो F से कितना बड़ा है, तो ये संयोजन नहीं हो सकता। ये इसका डेंजर जोन है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, तो लास्ट वाले जोड़े को देख लेते हैं। तो J की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी, 3 और 2, तो ठीक है, ये आ गया 3 और ये आ गया 2। तो B जो है वो J से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा और 4 आ सकता है, यानी ये हमेशा J से बड़ा रहेगा। तो अब हमने वैल्यू भर दी है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, J बड़ा है कि F से। तो देखो J बड़ा है F से, तो F 1 है और J कितना है, 3 और 2। किसी भी कंडीशन में J हमेशा बड़ा रहेगा, यानी कि पहला जो निष्कर्ष है वो हमारा सही है। दूसरा देख लेते हैं B और W। तो देखो B की वैल्यू कितनी है, 3 और 4, और ये यहाँ पे डेंजर जोन में आ रहा है। इसका मतलब इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी ऐसी संख्या आती है और उसको आपस में जब हम किसी और से मिलाएंगे तो उसका आंसर नहीं निकलेगा। इसका मतलब बी हमारा नहीं निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा
केवल एक निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें यहाँ पर उसने सिंबल्स दे रखे हैं, यानी कि कुछ चिन्ह दे रखे हैं, यानी संकेत दे रखे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप इसी कॉन्सेप्ट से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसके निष्कर्ष उसने ये दे रखे हैं और इसने जो हमें संकेत दे रखे हैं उन संकेतों को हमें इस तरीके से समझाया है और ये इसके आंसर है। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो, इन निशानों को आप सिंबल्स में चेंज करोगे ऐसे, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मिस्टेक भी हो सकती है। तो इसको आप उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो जो अभी हमने सीखा है। तो देखो m@n, तो कौन सी कंडीशन लगेगी इसमें? पहली वाली। तो p बड़ा है q से, तो यहाँ पर m बड़ा है n से। ठीक है, इस तरीके से लिखना है आपको। अब प्लस वाली कंडीशन आएगी, कौन सी? लास्ट वाली, यानी p या तो छोटा है या समतुल्य है। तो ये जो अगर ये यहाँ पर 0 है, ये छोटा है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, या बराबर है तो 0, यानी t की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। तो t की वैल्यू यहाँ पर या तो 0 होगी या 1 होगी और p इसके बराबर है। तो बराबर में क्या कह रहा है हमसे? p बराबर है q के, यानी ये दोनों एक ही जैसी है। तो अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये भी 0 होगा और इसकी वैल्यू अगर 1 होगी तो ये भी 1 होगा। तो देखो यहाँ पर हमने वैल्यू जमा दी है। अब हम इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है? p बड़ा है n से, यानी p जो है वो बड़ा है n से। तो p देखो क्या है? p 0 है और 1 है। ठीक है, और n यहाँ पर 0 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ध्यान रखना, अगर संभावना है तो उसको लिखना है आपको अलग से। तो देखो अगर यहाँ पर 0 है और p की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है, तो ये एक पॉसिबल कंडीशन है, यानी कि संभावना है, ये हो सकता है। दूसरा देखते हैं, p बराबर n। तो p कितना है? 0, 1 और n बराबर 0। अगर p की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर ये n के बराबर हो जाएगा, यानी ये भी एक संभावना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब दोनों पद में पॉसिबिलिटी आ जाए, यानी दोनों पदों में संभावना हो, तो कोई भी एक पद हमेशा सही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यदि 1 या 2 दोनों में से कोई एक निष्कर्ष सही है इनमें से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब आप 1-2 बार इसको इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। ये इसका स्टेटमेंट है और ये इसके निष्कर्ष हैं और ये इसके ऑप्शंस दे रखे हैं और ये इसके आंसर्स दे रखे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्लस वाली कंडीशन लगेगी, ये वाली, यानी कि p ये जो छोटा है, तो आप इसको यहाँ पे एक बार 0 बना दो। ये छोटा है इससे या बराबर है। ठीक है, p या तो छोटा है या समतुल्य है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा या 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से किसकी वैल्यू हमारे पास है? s की वैल्यू। तो s की वैल्यू आप यहाँ पर लिख दो 1 या 0। @ का मतलब पहली वाली कंडीशन, यानी कि f इससे बड़ा होगा। तो f की 2 वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, ये 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, क्योंकि अगर इसकी 0 होगी तो इसकी 1 हो जाएगी और अगर s की वैल्यू 1 है तो f की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर g की वैल्यू है 0। ठीक है, कंडीशन कौन सी लगेगी? हैश वाली। इसका मतलब है p छोटा है q से, यानी कि ये t इससे छोटा है। तो ये छोटा कब होगा? जब -1 होगा यहाँ पे, इस तरीके से। तो अब हमने इसमें वैल्यू भर दी है। अब हम इसके निष्कर्ष को चेक कर लेते हैं। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि f बड़ा है t से। तो इसमें देख के बताओ f में क्या वैल्यू आ रही है? f में देखो 1 और 2 वैल्यू आ सकती है। t क्या है? t -1 है, और जो कि फिक्स वैल्यू। तो कुछ भी कर लो, -1 से ये दोनों वैल्यू हमेशा बड़ी रहने वाली है। तो पहला सही है। दूसरा आ जाओ, t बराबर s। तो t है -1 और उसके बराबर कौन सी कंडीशन आएगी? ये वाली। ठीक है ना, बराबर होनी चाहिए। तो t के बराबर s होना चाहिए। तो t बराबर कितना है? -1 और s बराबर 1 और 0। ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? यदि निष्कर्ष 1 सत्य है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करने की देर है। तो देखिए इस टॉपिक को सीखने के लिए, यानी कि ये जो अभी हमने सीखा है इनइक्वालिटी के लास्ट के क्वेश्चंस, दिक्कत आपको आ सकती है बैंक पीओ के क्वेश्चंस। तो उसके लिए आपको क्या करना है,
इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना है और जो मैंने नियम समझाए हैं उनको बार बार रिवाइज करना है ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट को ढंग से सीखना है और याद रखना है। और शुरू में आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लेने हैं। अगर स्टार्टिंग में ही आप बड़े क्वेश्चन ले लोगे और उसमें आपसे मिस्टेक होती है तो फिर आपके दिमाग में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है, फिर आपका मन नहीं लगता। इसलिए आप शुरुआत में आसान क्वेश्चन लो, जब वो आपसे सॉल्व होने लग जाए तो फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन ले सकते हैं। और सवाल को समझ समझ के सॉल्व करना है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो फिर आप सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है या आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, वीडियो को अभी शेयर कर दो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लो।